बहार है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर कि आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस वार्ता करेंगे। 2 बजे होटल ताज में प्रेस वार्ता होनी है। आज सुबह से 2 बजे तक लगातार जो बैठक है उसका दौर भी चलता रहेगा। 9:30 से 11 बजे तक इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ निर्वाचन आयोग की बैठक होनी है। 11:30 से लेकर 12 बजे तक बिहार पुलिस सशस्त्र बल के नोडल अधिकारी के साथ बैठक होनी है, तो केंद्रीय बल के अधिकारी के साथ भी बैठक होगी। वहीं 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक की अगर बात करें तो इसमें बिहार मुख्य सचिव, डीआईजी और अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग की बैठक होनी है। 2 बजे मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल की अगर बात करें तो कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें सुझाव और कुछ शिकायतें भी राजनीतिक दलों की तरफ से सामने आए थे। खास करके फेज को कम करने को लेकर के अपनी बातें जो है वो राजनीतिक दलों ने रखी थी। लेकिन आज जो लगातार बैठकों का दौर चलना है उसमें कई अहम हिस्से जो है वो शामिल होने हैं, चाहे वो विधि व्यवस्था की बात करें या फिर कैसे पूरी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके इलेक्शन के वक्त, वोटिंग के वक्त, काउंटिंग के वक्त। इसकी तैयारी जो है वो उसकी समीक्षा आज की जाएगी और आज इसके बाद से एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी रखा जाएगा। 9:30 बजे से 11 बजे तक की ये बैठक होगी, जिसमें बिहार पुलिस के नोडल अधिकारी के साथ भी बैठक होनी है। तो देखिए, बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव का विगुल बज सकता है, लेकिन उससे पहले निर्वाचन आयोग की टीम पटना में एक्टिव हो गई है। शनिवार को 12 राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई, जिसमें ज्यादातर पार्टियों ने चुनाव ज्यादा से ज्यादा 2 चरणों में कराने की मांग की है। अब चुनाव को लेकर के किस पार्टी की क्या राय है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस पल का इंतजार सबको है, वो वक्त अब नजदीक आ गया है। सियासी गहमा गहमी के बीच निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने शनिवार को 12 राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। चर्चा के दौरान लगभग सभी बड़ी पार्टियों ने कम से कम चरण में चुनाव कराने की मांग की। जेडीयू ने की 1 चरण में चुनाव की मांग, तो आरजेडी ने 2 चरण में चुनाव की मांग की। बीजेपी का सुझाव है कि 1 से 2 चरण में ही चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि कम से कम चरण में चुनाव संपन्न हो। हम लोगों ने एक फेज के लिए सुझाव दिया है कि एक फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की दलील है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। यदि महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं? सियासी दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद निर्वाचन आयोग ने भी बयान जारी कर बताया कि राजनीतिक दलों ने कम से कम चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। साथ ही छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव के लिए वोटिंग की भी मांग की है, ताकि छठ पर्व के दौरान बाहर से आने वाले मतदाताओं को वोट डालने की सुविधा मिल सके। मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया को लंबा नहीं खींचने की बात कही है। साथ ही मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनने वाली महिलाओं के चेहरों का मिलान उनके वोटर आई कार्ड से कराने की मांग की है, ताकि केवल योग्य और सही मतदाता ही वोट डाल सकें। वहीं बैठक में आरजेडी ने एसआईआर के मुद्दे को भी उठाया और निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट रिवीजन में काटे गए नामों की जानकारी मांगी। साथ ही 1 परिवार 1 बूथ की भी मांग की गई। राजनीतिक दलों के सुझाव पर निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 तय की गई है, ताकि चुनाव के पर्व को सौहार्द से मनाया जा सके और मतदाता का सम्मान भी हो। राजनीतिक दल जनतंत्र की आधारशिला हैं, इसलिए पारदर्शी चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करें। अब हर किसी को इस बात का इंतजार है कि आयोग बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करता है और चुनाव कितने चरण में होते हैं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पटना से बड़ी खबर, जहां बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया कि 60 सिटिंग सीट पर हमने चर्चा की है। जिस सिटिंग सीट के विधायक का प्रदर्शन अच्छा है, उनके खिलाफ माहौल नहीं है, उन्हें अगली बार भी मौका मिलेगा।
कुछ सिटिंग विधायक के खिलाफ माहौल है तो उस पर भी गंभीरता से विचार होगा। महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जो बची हुई सीट है उस पर आज चर्चा करने की बात जायसवाल ने कही है और साथ ही ये भी कहा कि एनडीए में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। तो देखिए, खास करके जो 60 सिटिंग सीटें हैं उस पर मंथन किया गया है और बताया जा रहा है कि जो बाकी बची सीटें हैं उस पर भी मंथन किया जाएगा। लेकिन दिलीप जायसवाल ने ये इशारा किया है कि जिन्होंने अच्छा काम किया उनको टिकट फिर से। बयान सुनाते हैं। आज हम लोगों ने करीब 60 सीट पर चर्चा हम लोग कर पाए, सिटिंग सीट पर, बचे हुए सिटिंग सीट पर, और जो हारा हुआ हमारा सीट है जिस पर कि बीजेपी पिछले बार 2020 में लड़ी थी, उस पर कल फिर चर्चा होगी और कल फिर 6 बजे से चुनाव समिति की बैठक होगी। आज 60 सीट पर चर्चा हुई है। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस पर और वहां से जो लोग संभावित उम्मीदवार ने अपना इच्छा जाहिर किया है उन लोगों पर भी चर्चा हुई है। टिकट में तो हमारा 3-4 तरह का क्राइटेरिया है। पहला है कि जिस सिटिंग सीट के विधायक का अच्छा परफॉर्मेंस है और जिनका रिपोर्ट भी सही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में वैसे सीट पर जो है विचार हुआ है कि उनको आगे हम लोग मौका दें। इस बार कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं है। इस बार एनडीए एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ आगाज करते हुए चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद। देखिए, बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी इस बार लोगों के सुझाव पर मैनिफेस्टो तैयार करेगी। बीजेपी घोषणा पत्र के लिए 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अभियान चलाएगी। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में चुनाव को लेकर बीजेपी सहित सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में एक और जहां पटना में बीजेपी बैठक हो रही है जिसमें बीजेपी कोटे के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। दूसरी ओर बीजेपी इस बार लोगों के सुझाव पर मैनिफेस्टो तैयार करने जा रही है, जिसकी जानकारी बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक के बाद मंत्री प्रेम कुमार ने दी। एक अभियान हमारा है, घर घर जनसंपर्क अभियान। जाकर अभियान जब शुरू करने जा रहे हैं, कल यहाँ से हम सब रवाना करेंगे एलईडी रथ को। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कल रवाना किया जाएगा। बीजेपी घोषणा पत्र के लिए 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अभियान चलाएगी। बिहार भर में 1 करोड़ लोगों तक पहुंचकर घोषणा पत्र के जरिए सलाह लिया जाएगा। लोग अपने सुझाव मिस्ड कॉल, पत्र और फोन कर दे सकते हैं। साथ ही बिहार भर में रविवार से एलईडी चुनाव रथ रवाना किया जाएगा। 11-12 अक्टूबर को बीजेपी सदस्य हर घर पहुंचेंगे। सभी 38 जिला केंद्रों पर 3000 पेटी रखी जाएगी। हर चौक चौराहा पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। क्यूआर कोड के जरिए भी लोग सुझाव दे सकते हैं। घोषणा पत्र के लिए बीजेपी वेबसाइट लॉन्च करेगी। वेबसाइट पर जाकर लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। सुझाव के लिए नया व्हाट्सएप नंबर भी जारी होगा। 8980243243 नंबर पर भी लोग सुझाव दे सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार चुनाव से पहले सौगातों का सिलसिला जारी है। इस बार पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। 62,000 करोड़ की योजना का शुभारंभ कर पीएम ने लालू राबड़ी की सरकार पर निशाना भी साधा। सीएम नीतीश ने युवाओं के लिए क्या टारगेट सेट किया है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार चुनाव से पहले योजनाओं की बरसात का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी और लगभग 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी। विज्ञान भवन में पीएम ने सेतु योजना का शुभारंभ किया। 1000 सरकारी आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड करने की नींव रखी, जिसमें पटना और दरभंगा आईटीआई भी शामिल। पीएम ने युवाओं से भी संवाद किया, जिसमें उनका पूरा फोकस बिहार पर रहा। बिहार को एक नई
स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। युवा संवाद में प्रधानमंत्री ने सीएम नीतीश की कई उपलब्धियों को गिनाया। पीएम ने दावा किया कि एनडीए की डबल इंजन सरकार ने बिहार के शिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम किया है। साथ ही बिना नाम लिए लालू राबड़ी राज को बिहार में शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा का जिम्मेदार भी ठहराया कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के स्नातक पास युवाओं को भी बड़ी सौगात दी और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 2 साल तक हर महीने 1000 रुपये प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए भत्ता के रूप में छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। बिहार के करीब 5 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। मौका बड़ा था तो सीएम नीतीश ने भी 5 साल में 50 लाख से ज्यादा नौकरी और रोजगार देने की उपलब्धि भी गिना दी और ये भी वादा किया कि अगले 5 साल में 1 करोड़ के टारगेट को पूरा करना है। और अब ये तय कर दिया गया है हम लोगों के द्वारा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। बिहार सरकार का फोकस महिलाओं के बाद युवाओं पर है, खासकर नए वोटर्स पर, जिन्होंने नीतीश के कार्यकाल में ही पढ़ाई की और नौकरी भी ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पढ़ाई लिखाई को बड़ा मुद्दा बताते हुए कलम बांट रहे हैं, सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा कर रहे हैं। लिहाजा ये तस्वीर साफ हो गई है कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी नौकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा रहने वाला है। देखना ये दिलचस्प होगा कि इसमें किसे कितना फायदा होता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी प्रदेश बिहार में सियासत जननायक पर सुलग उठी है। आज पीएम मोदी ने युवाओं संग दिल्ली से वर्चुअली संवाद किया और इस दौरान पीएम मोदी के निशाने पर रही कांग्रेस और आरजेडी। पीएम मोदी ने बिहार को सावधान किया और कुछ लोग जननायक पद की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस और आरजेडी भड़क उठी। क्या कुछ कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से इस पर रिएक्शन सामने आया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी पार्टी ने बार बार जननायक क्या बताया, इस पर सियासी बहस छिड़ गई। पहले बीजेपी और जेडीयू ने राहुल गांधी को जननायक कहे जाने का विरोध किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक पर सियासी संग्राम छेड़ दिया है। पीएम सेतु योजना की लॉन्चिंग में पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को सावधान करते हुए ये निशाना साधा कि कुछ लोग जननायक पद चोरी करने में लगे। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा। पिछले दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समय कांग्रेस पार्टी और खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बार बार हर जिले में राहुल गांधी को जननायक बता रहे थे। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के ऐसे सैकड़ों हजारों पोस्ट हैं जिसमें राहुल गांधी को जननायक बताने की कोशिश की गई। अररिया में तो इसी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी जननायक बताया था, जिसका विरोध सत्ताधारी दल के नेताओं ने तब भी किया और अब भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता करारा तमाचा मारकर उनको जननायक टाइटल चोरी के लिए सजा देगी। कुछ लोग भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से जुड़ा जननायक शब्द को चोरी करने की फिराक में, लेकिन किसी शब्द को चोरी करने से कोई जननायक नहीं हो जाएगा। जननायक पर विवाद इसलिए छिड़ा है क्योंकि लोगों ने अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को ही जननायक की उपाधि दी, कर्पूरी ठाकुर को ही जननायक के नाम से जाना। लेकिन अब इसी टाइटल को चोरी करने का आरोप पीएम मोदी बिना नाम लिए विपक्ष के नेताओं पर लगा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया कि पीएम को दर्द इसलिए है क्योंकि उनको किसी ने कभी जननायक नहीं कहा।
लोग उन्हें खुशी खुशी जननायक बुला रहे हैं, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनको लोगों ने आज तक तो इस सब से संबोधन किया नहीं। जिनका इतिहास जननायक के खिलाफ रहा और वो गांधी का टाइटल का उपयोग करते हैं, वो अपने आप को जननायक कहलाने का शौक रहते हैं। अगर जननायक कहलाना है तो जननायक के आचरण को जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। बिहार से शुरू हुई जननायक पर सियासी जंग ने पीएम के बयान के बाद एक नया मोड़ ले लिया है। बिहार की राजनीति में फिर से एक नई बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष के नेता इसे कर्पूरी ठाकुर का अपमान बता रहे हैं, तो विपक्ष के नेता पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में देखना होगा बिहार चुनाव में ये मुद्दा कितना अहम रोल निभाता है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिवाली छठ से पहले बड़ी सौगात मिल जाएगी। पटना मेट्रो का उद्घाटन कल होना है। सीएम नीतीश कुमार इसका शुभारंभ करने वाले हैं। ट्रायल के बाद हरी झंडी मिल चुकी है। पटना मेट्रो की बोगियों को खास बनाने के लिए उन पर मधुबनी पेंटिंग और बिहार की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। गोलघर, महावीर मंदिर, नालंदा खंडहर, महाबोधि वृक्ष और बुद्ध स्तूप जैसी झलकियां बोगियों पर नजर आएंगी। नारंगी रंग की बोगियां लोगों को न सिर्फ सफर का आनंद देगी, बल्कि बिहार की पहचान को भी दुनिया के सामने पेश करेगी। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, बड़ी सौगात और खुशखबरी पटना वासियों के लिए, क्या अपडेट मेट्रो को लेकर? निश्चित तौर पर राहुल, न केवल पटना बल्कि ये पूरे बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। पटना शहर में मेट्रो का सफर अब शुरू होने वाला है। 6 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया गया है और प्राथमिक कॉरिडोर के न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से 0 माइल होते हुए भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो परिचालन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मेट्रो कॉरिडोर 1 के पटना जंक्शन सहित 6 भूमिगत स्टेशन और तकरीबन 9.5 किलोमीटर लंबे टनल का भी शिलान्यास करेंगे। शनिवार को मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त जो हैं जनक कुमार गर्ग, उन्होंने मेट्रो परिचालन के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हरी झंडी दिखा दी है और इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने उद्घाटन की तिथि जो है वो तय कर दी है। 29 सितंबर को सीएम आरएस ने डिपो और 3 स्टेशनों का निरीक्षण करने के साथ ही मेट्रो का ट्रायल रन किया गया था। इसके बाद ही परिचालन को लेकर अनुमति दी गई है। बोगियों पर ज्ञान और संस्कृति की झलक मिलेगी। शुरुआती दौर में मेट्रो की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। वहीं मेट्रो बोगियों पर बिहार के कला, ज्ञान और संस्कृति की झलक दिखेगी। इसके कोच पर पटना मेट्रो लिखा है। साथ ही पटना गोलघर, महावीर मंदिर, भगवान महावीर, मधुबनी पेंटिंग समेत कला, ज्ञान और संस्कृति का चित्रण किया गया है। 3 कोच वाली मेट्रो के जो लगाया जाएगा पहली बार, उसमें क्षमता लगभग 300 यात्रियों की होगी। यानी 3 कोच में प्रति ट्रिप लगभग 900 यात्री जो है वो यात्रा कर सकेंगे। तो एक बड़ी खबर बिहार मेट्रो से जुड़ी हुई जो सामने आई है। जी बिल्कुल, दिवाली और छठ और उससे पहले ये बड़ी सौगात है संजय। डेफिनेटली और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही सरकार ने आखिरकार पटना वासियों का एक बड़ा सपना कह सकते हैं पूरा किया। थोड़ा इमेजिन कीजिए राहुल, जब पटना में मेट्रो रन करेगी तो कैसी तस्वीर होगी। वाकई में एक बहुत बड़ी सौगात है ये पटना वासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका संजय। तो देखिए, इस मेट्रो का उद्घाटन होना है और जो इंतजार कर रहे थे पटना वासी, बिहार वासी, वो इंतजार पूरा होना है और दिवाली छठ से पहले ये बड़ी सौगात पटना मेट्रो। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने मुंगेर को भी बड़ी सौगात दी है। पटना की तर्ज पर अब मुंगेर में भी मरीन ड्राइव बनेगा। सीएम नीतीश कुमार ने मुंगेर में मरीन ड्राइव के प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ाने को लेकर के उन्होंने इसके बात कही है। बता दें कि मरीन ड्राइव के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा और साथ ही 250 करोड़ की लागत से मदर डेयरी का भी यहां पर प्लांट लगाया जाएगा। इसका भी शिलान्यास किया गया। सीएम ने लगभग 12,000 करोड़ की अन्य योजनाओं की भी मुंगेर को सौगात दी है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी साल में सीएम नीतीश सौगातों की बारिश कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने मुंगेर को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश ने पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर मुंगेर में 5,119 करोड़ की लागत से बने 42 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव का शिलान्यास किया। ये मरीन ड्राइव मुंगेर को सुल्तानगंज से जोड़ेगा।
गंगा नदी के किनारे बनने वाला भव्य रिवर फ्रंट न केवल शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ाएगा बल्कि पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनेगा। सीएम नीतीश ने मुंगेर को एक बड़ी योजना की सौगात दी। जमालपुर में सीएम ने 250 करोड़ की लागत से मदर डेयरी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भी शिलान्यास किया। ये प्लांट मुंगेर और आसपास के क्षेत्रों में दूध उत्पादन को बढ़ावा देगा। इस प्लांट से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। मैं आपको बता देते हैं, राजीव रंजन सिंह और बुलंदन बाबू को तो हम कह दिए कि सब लोगों का देख लीजिए और जहाँ कहीं भी कोई कमी रहे उन सब लोगों का ध्यान लीजिए और तुरंत राज्य सरकार को खबर कर दीजिए और ये सब हो जाएगा तो सब लोगों के हित में पूरा का पूरा काम होगा। शनिवार का दिन मुंगेर के विकास के नाम रहा। सीएम नीतीश ने एक साथ कई योजनाओं को सुपुर्द कर मुंगेर की जनता का दिल जीत लिया। सीएम ने मरीन ड्राइव और मदर डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग के अलावा कई विकास परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ी योजनाओं की आधारशिला रखी। ये योजनाएं मुंगेर में बुनियादी सुविधाएं और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करेंगी। चुनावी साल में सीएम हर जिले में सौगातों की बौछार कर रहे हैं। मुंगेर की जनता सीएम नीतीश के सौगात से गदगद है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार की रिपोर्ट।